कैसा है इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट का मौसम, क्योंकि देश में तो मौसम काफ़ी ऊपर नीचे है। और साथ ही लेंगे आपके सवाल और ये सारी बातचीत होगी हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु के साथ, जो कि हैं आशीष महाजन साहब, प्रॉपर्टी स्टोरी के को फाउंडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु पर। तो जैसा मैंने कहा कि देश में तो मौसम थोड़ा ऊपर नीचे है, कई जगह ओले पड़ रहे हैं, कई जगह बेमौसम बरसात है। प्रॉपर्टी बाजार का मौसम कैसा है? जी विपिन जी, जैसे मैं तो ये कह सकता हूँ, मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ काम से, तो कई सिटीज में तो सब जगह ही अभी बारिश का माहौल बना हुआ है। हम्म। काफी यूनिफॉर्मिटी है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो प्रॉपर्टी बाजार में भी इस समय ट्रेंड की यूनिफॉर्मिटी ही है। जी जी। और डिमांड काफी स्ट्रांग है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट साइट पे जाएंगे वीकेंड पे, आपको लोग दिखेंगे, ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखेंगी। और अभी हाल फिलहाल कुछ रिपोर्ट आई थी कि मुंबई में रजिस्ट्रेशंस कम हो, वो तो थोड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे भी था, बिकॉज 31 मार्च तक वहाँ पे कुछ बेनिफिट्स थे। बट अगर हम गुड़गांव, जो भी मेजर सिटीज हम कवर करते हैं, अगर उनकी बात करें तो डिमांड अच्छी है। कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों ही अच्छा चल रहा है। प्राइस भी ऊपर मूव कर रहा है। लॉन्चेस होने लगे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिटीज लैग कर रही थी लॉन्चेस में, नए ऑप्शंस बायर्स को आने लगे। तो 6-8 महीने में एक इक्विलिब्रियम सा कुछ आना चाहिए, जहां पे प्राइसेस में भी राइज करना बंद करेंगे और प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की भी नॉर्मेलिटी होगी। फिलहाल तो हम यही बोल सकते हैं कि सेलर्स मार्केट है, मतलब बिल्डर्स के हाथ में ही मार्केट है। बायर्स हैव टू टेक जो बिल्डर्स हैव टू ऑफर। सो ठीक है जी, तो बढ़िया है। प्रॉपर्टी बाजार में डिमांड बढ़ी हुई है, जैसा आशीष जी बता रहे हैं, बनी हुई है। और नए लॉन्चेस भी अब तो आने लग गए हैं, लोगों को ज़्यादा ऑप्शन मिलते हुए नजर आएंगे और ऑफ टेक प्रॉपर्टी का हो रहा है। तो कुल मिला के बाजार का जो मोमेंटम था वो अभी भी कायम दिख रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ओवरऑल एक स्टेडी मोमेंटम बाजार में मौजूद है। चलिए, तो ये तो हुआ बाजार का हाल। और अब हम लेते हैं अपने कॉलर्स को। हमारे पहले कॉलर है ऋतुराज जयपुरियार, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। ऋतुराज जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, जस्ट अ फ्लैट ऑफ माइंड। तो जब मैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मैंने 6 महीने में थॉट एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो बॉम्बे में तो मेरे लिए रेट्स बहुत हाई थे। मैंने गुड़गांव में खरीदा है, सेक्टर 99A में। ओके। तो जो सोसाइटी है, जो प्लॉट है, उसका नाम है रहेजा वानिया। इस बार रहेजा ग्रुप ओन, जो दिल्ली में बहुत फेमस है। तो इनका सर हुआ ये है कि इनका 3 टावर्स है और इनका डिलीवरी था 2019, बट वो एक्सटेंड होकर 2020 हो गया। फिर कोविड आया और थोड़ा पोल्यूशन की वजह से 1-2 साल और बढ़ गया। तो 2022 लास्ट ईयर मैंने डिलीवरी देना था। बट लास्ट 1 ईयर से सर यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। I mean, उनके अगल बगल जो उनका लैंड है, वहां पे वो प्लॉट सेल कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बहुत जेन्युइनली पूछा कि क्या सिचुएशन है, तो उनका रीजन ये था कि हम प्लॉट सेल करके फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। अब लेकिन सर, उनका जो डिलीवरी डेट था वो भी निकल गया। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो न्यू टाइम है, जो फर्स्ट न्यू इन्वेस्टर्स है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम सबका समझे 60 to 70% ऑफ द फंड इज ब्लॉक। रिमेनिंग 30% जब कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तब होगा। और डिलीवरी पीरियड भी चले गया है एंड फंड्स भी ब्लॉक हो गया है। तो इसमें सर क्या करना चाहिए? ठीक है ऋतुराज, तो पहले तो मैं आपको बधाई दूं कि आपने चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स सक्सेसफुली किया और अब बनते ही साथ आपने सोचा कि चलो जल्दी से जल्दी एक बढ़िया निवेश किया जाए। तो इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं आप। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहेजा वानिया में, जिनमें इनकी बुकिंग है ऋतुराज की, इसकी क्या स्थिति है? क्या कंपनी जो बातें कर रही है वो ठीक है कि वो फंड इकट्ठे करके इसे डिलीवर करेंगे? वो ठीक है, जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन आज की तारीख में तो इनका कैपिटल ब्लॉक हो गया। क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, दिल्ली एनसीआर और बाकी सब शहरों में भी, बट दिल्ली एनसीआर थोड़ा सा स्टैंड आउट रहता है। ये प्रॉब्लम ऑफ नॉन डिलीवरी और डेवलपर के बिहेवियर और नॉट प्रोमिसेस पे नहीं कर पाना बहुत ज्यादा प्रेवलेंट रहा है। देखिए, ऐसे मामलों में कुछ बायर्स के पास में कोई सैक्रोसेंट को, मतलब गवर्नमेंट अभी तक टू बी ऑनेस्ट फेल ही हुई है। तो कि मेरा प्रोजेक्ट या मेरे साथ जो एग्रीमेंट है बिल्डर का, वो ऑनर नहीं हुआ, तो एक ऑटोमेटिक तरीका होना चाहिए टू से कि मेरा रिफंड हो, मुझे कुछ पेनल्टी मिले, मेरा घर मिले। तो ये सब चीजें पेपर्स में एग्जिस्ट करती है। मैं खुद बोल सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से
कि आप रेरा को भी अप्रोच करोगे बहुत शहरों में तो आपको कुछ रियायत ही नहीं मिलेगी, या रियायत मिलेगी वो सिर्फ एक पेपर वर्क की तरह रह जाती है। इनके एक पर्टिकुलर केस के बारे में बोलने की जगह मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि अभी हो क्या रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल ही स्टक हैं, लिटिगेशन चल रही हैं, पर डेवलपर्स ही एब्सकॉन्डिंग हैं। तो आई डोंट नो आगे उनका फ्यूचर क्या है। बैंकर्स, कस्टमर्स, सभी लोग उसमें पार्टी हैं। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कुछ सर्टेन पेस से चल रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने कंसिडर करके अपनी ही किसी बॉडीज को एलोकेट किए, और बायर्स ने मिलके और तो इन सब पार्टीज ने मिलके आपस में वो कंस्ट्रक्शन हो रही, जैसे कि हम आम्रपाली और नोएडा में देख रहे हैं। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो स्वामी फंड, जो अगेन बहुत सारे लेंडर्स ने मिलके उसमें फंड डाल के आगे लास्ट माइल जिन प्रोजेक्ट्स को पैसा चाहिए था उनको फंड करके सक्सेसफुली डिलीवर हुए प्रोजेक्ट्स, और उसके एग्जांपल्स अब मैं हर शहर में देख रहा हूँ। एज ए बायर आपको सबसे पहले तो यू हैव टू बी, आपको लिटिगेशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, राइट। और आशीष जी एक बहुत सही बात कह रहे हैं कि तमाम कोर्ट की जो रास्ते हैं उसकी जगह कोई ऑटो मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके जरिए ये हल हो। अभी फिलहाल वो कब होगा, कैसे होगा, लंबी बात है, लेकिन ऋतुराज आपके लिए तो यही सलाह है, तमाम ऐसे लोगों के लिए, कि आपको फिर उस लिटिगेशन का पार्ट तो बनना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा, पेनफुल होगा, लेकिन फिलहाल यही रास्ता है। रेरा में आप दरवाजा खटखटाएं, और साथ में जो भी ग्रुप्स बने होंगे इस सोसाइटी में जहां पर आपने भी घर लिया है, तो उनके साथ आप लीगल एक्शन में आगे बढ़े। फिलहाल तो यही इस पे किया जा सकता है, राइट। तो चलिए, ये हो गई ऋतुराज की समस्या और उसका एक हद तक का समाधान, शायद और भी लोगों के काम आए। हमारे अगले कॉलर है सुरेश कुमार, जो कि फिर दिल्ली से ही कॉल कर रहे हैं। सुरेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्कार जी, मैं आपके प्रोग्राम को रेगुलरली देखता हूँ और बड़ा बेनिफिट होता है। और आपके एक्सपर्ट और पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। मैं 1.60 करोड़ में बेंगलोर में घर लेना चाहता हूँ, रेडी टू मूव और विद इन 1 ईयर, और रेंटल इनकम ओनली। जी जी, उसके लिए मुझे एरिया और बिल्डर सजेस्ट कीजिए। जरूर सर, जरूर, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद धन्यवाद, जरूर आपकी मदद करते हैं। और वैसे भी बेंगलुरु के लिए तो आशीष जी पिछले एक आध महीने में कई कहानियां चली हैं रेंट को लेकर कि नौकरी मिलना आसान है लेकिन रेंट पे घर नहीं मिल रहे बेंगलुरु में। एनीवेज, तो सर खरीदना चाहते हैं और खरीद के उसे रेंटल इनकम उससे कमाना चाहते हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर का बजट है और पूरा बेंगलुरु ही ओपन है। कौन सा एरिया, कौन सा डेवलपर, कौन सा प्रोजेक्ट, ऐसा सुझाव चाहिए? जी विपिन जी, बेंगलुरु एक आईटी कैपिटल है, और भी तमाम तरह की इंडस्ट्री है, लेकिन डिमांड और जो रेंटल यील्ड आईटी सेक्टर में आ जाती है, आईटी एरियाज में, वो अनमैच्ड है। इनफैक्ट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मुंबई में, बेंगलुरु में सबसे अच्छी रेंटल यील्ड मिलती है, 3, 3.5, 4% तक भी चला जाता है। तो हम कह रहे हैं 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी में 5-6 लाख रुपए का रेंट कमाया जा सकता है। तो एकदम सेफ बेट अगर किसी को लेना है तो वाइट फील्ड, सरजापुर रोड, ये जो टेक बेल्ट है, हॉट बेल्ट बोलते हैं इनको टेक के, इन एरियाज में इनका बजट ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो बहुत अच्छी शानदार प्रॉपर्टी, शोभाल, प्रेस्टीज इन बिल्डर्स की इनको मिल सकती है। फ्रेश में मेरे ख्याल से इनको कुछ मिलना मुश्किल है, तो इनको रीसेल में ही कुछ ट्रांजेक्शन ढूंढना होगा। रेंटल जैसे मैंने बोला 3.5-4% के आसपास का इनको सालाना इनकम आ सकती है, और अबाउट 1300-1400 स्क्वायर फीट से लेके मे भी कुछ प्रॉपर्टीज में 2000 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट इनके बजट में आ जाएंगे। तो व्हाइट फील्ड, सरजापुर रोड, ये वो इलाके हैं जो बेंगलुरु का हार्ट लैंड माना जाता है। सही आशीष जी की बात कि अगर आपको रेंटल यील्ड ही कमानी है तो आपको यहीं इन इलाकों में नजर डालनी है। ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए कुछ, एक तो एक नजर डालिए पहले, आपके बजट में काफी कुछ अच्छा आ जाएगा। और क्योंकि नियर बाय पोजीशन आपको चाहिए, वहाँ थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि बेंगलुरु में काफ़ी कुछ चीज़ें बिकी हैं और इन्वेंट्री के लेवल अभी कुछ उस तरीके से शायद बिल्ड नहीं। आशीष जी, क्या स्थिति है इस समय नए प्रोजेक्ट के लॉन्चेस की और इन्वेंट्री की? क्या इनको मिल जाएगा तुरंत 1 आध साल के अंदर? जैसे मैंने बताया, अगर ये बिल्डर के पास जाके ढूंढेंगे इस तरह का यूनिट तो वो शायद मिलेगा, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट नहीं अवेलेबल है। पर रीसेल मार्केट में इनको मिलने के चांसेस बेटर हैं, क्योंकि इनका ये है कि रेडी टू मूव इन तो है नहीं जिस कैटेगरी में ये ढूंढ रहे। और बाकी आपने मेरे से पूछा कि वहाँ इन्वेंट्री सिचुएशन कैसे है, तो बेंगलुरु में कुछ बड़े लॉन्चेस अभी रिसेंटली हुए हैं, कुछ ही हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। पर अभी इलेक्शंस का भी समय है, शायद माना ये जा रहा है कि इलेक्शन के बाद काफी सारे
लॉन्चेस आने चाहिए। इनफैक्ट लोढ़ा जो एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में, वो भी बेंगलुरु में अब प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पर अभी कुछ भी नहीं है। मे बी हाँ, तो इलेक्शन उसमें तो फिर वक्त लगने वाली बात है कि आने वाले वक्त में वो लॉन्चेस होते हुए दिखेंगे और उसमें से ऑप्शन आएंगे। मेरा सवाल ऐसा है कि मैंने 2015 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, 2 BHK था, करीब 43 लाख में। महावीर मार्वल नाम की प्रॉपर्टी है और ये एरिया है कोडी चिकना हल्ली, जो बोमन हल्ली के काफी पास है। ओके। तो अब मेरा सवाल है कि इस प्रॉपर्टी का कोई रेट इतना, मैंने रीसेल में खरीदा था इसको, और इस प्रॉपर्टी और इस एरिया में मैं इतना कोई चेंजेस देख नहीं रहा हूँ। रेट काफी उसी तरफ कॉन्सेंट्रेट है, अभी कुछ 50 लाख के आसपास मिल रहे हैं इसमें। बट ये करीब 6 महीने से साल भर के अंदर इस एरिया में मेट्रो आने वाला है। ओके। और मेट्रो लाइन मेरे यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर रहेगी। तो मुझे बेचना है, एग्जिट करनी है इस प्रॉपर्टी से, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मेट्रो आने का वेट करूं, और मेट्रो आने के बाद मैं क्या एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी में? अच्छा सवाल है आपका ये काफी ज्यादा, कि क्या करना चाहिए। एप्रिसिएशन कुछ खास आज तक मिला नहीं, लेकिन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मेट्रो जैसा आपके पास आ रहा है, जिससे डेफिनेटली इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो क्या करना चाहिए आशीष जी? इन्हें इंतजार करना चाहिए कि मेट्रो आ जाए, उसके बाद भी थोड़ा और टाइम देना चाहिए, या फिर कुछ खास एप्रिसिएशन की उम्मीद इस इलाके में मुश्किल है? जी, जो ये एरिया बता रहे हैं विपिन जी, ये बेंगलुरु की काफी बड़ी बेल्ट ऑफ टेक जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जहां से मेजर आईटी पार्क स्टार्ट हुए, लेकिन ओवर द इयर्स बाकी जगहों पे एस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़े और हाई पेइंग हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी थोड़ा लैग किया। उसका रीजन भी था कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी की कनेक्टिविटी करंट एयरपोर्ट से बहुत, मतलब वो बहुत दूर पड़ता है, 60-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। पर और काफी रेस्ट ऑफ सिटी से, मतलब आप मानेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इतनी बड़ी लोकेशन है, लेकिन वहाँ कोई मॉल्स नहीं है। तो अभी मॉल्स बन रहे हैं, मतलब मूवी देखने भी आना हो तो आपको 15-16 किलोमीटर आगे आना पड़ता है। तो बट मेट्रो, जिन्होंने खुद ही हाईलाइट किया कि मेट्रो बिल्कुल वहां पे आ जाएगी इस साल के अंदर, और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के। इनफैक्ट जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ रहा था कि प्रेस्टीज जो एक लीडिंग बिल्डर है पूरे देश का, और डेफिनेटली टॉप 3 ऑफ बेंगलुरु, उन्होंने कुछ 60 एकड़ जमीन बेंगलोर के उस तरफ ही खरीदी है। अभी जो इस प्रॉपर्टी में ये है, कुछ कई बार जिस पर्टिकुलर बिल्डर प्रॉपर्टी में आप होते हैं, उसके किसी फैक्टर्स के कारण आप, जरूरी नहीं है कि सब सारी राइज आपको मिल सकती है। तो अगर फंड की जरूरत है तो उनको मेट्रो आने वाली कोई, मतलब संभावना के कारण भी रेट बढ़ते हैं। अब बात यह है कि जब मेट्रो आ जाएगी उसके बाद कितना फर्क पड़ सकता है, 5-8-10% का। क्या ये फंड अभी चाह के कहीं और लगाना चाहते हैं, कुछ प्लॉट वगैरह खरीद सकते हैं, बेंगलोर में प्लॉट भी बहुत मिल जाते हैं। तो वो थोड़ा सा इनका पर्सनल कॉल हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी एरिया है वो काफी अच्छा ग्रो करना चाहिए, कि मेट्रो और हाईवे की कनेक्टिविटी तो वहाँ पहले से ही है, मेट्रो आने वाली है। और अभी होसूर, ये सारा होसूर रोड पे पड़ता है, होसूर तमिलनाडु में, मतलब बॉर्डरिंग टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी। वहां पे एक एयरपोर्ट है जो हर 1-2 साल में न्यूज आती है कि वो एयरपोर्ट अब कमर्शियलाइज हो जाएगा। तो अगर वो होता है तो वो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस एरिया के लिए। फिर बेंगलुरु में जो 70 किलोमीटर आपको जाके एयरपोर्ट जाना पड़ता है, जरूरी नहीं है आपको वहां से 15 किलोमीटर में एयरपोर्ट आ जाएगा, शायद 15-20। तो ये इस तरह की डेवलपमेंट्स उस तरफ भी होंगी। अब मेरी तरफ से ये कह पाना कि ये अगले 4 साल में हो जाएंगे या 5 साल में, बहुत मुश्किल है। बट चीजें चेंज हो रही हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी भर गई है और अब ऑक्यूपाइड है, तो इनको रेंटल यील्ड वगैरह भी अच्छा मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो थोड़ी तो दुविधा रहेगी पंकज जी। सवाल आपका अच्छा था और विस्तार से जवाब भी दे दिया आशीष जी ने। तो थोड़ा मतलब 50-50 वाला मामला है। अगर आपको पैसों की कोई जरूरत है तो निकाल लीजिए, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कर दीजिए, लेकिन अगर थोड़ा और इंतजार करते हैं तो फिर मेट्रो आ गई है, एयरपोर्ट की बात, होसूर एयरपोर्ट की बात वैसे काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन आशीष जी बता रहे हैं कि हो जाएगा तो उसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑल टुगेदर एक दूसरे सिरे पर है एयरपोर्ट, ये आता है तो इस इलाके की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी और चीजें अब धीरे धीरे सेटल हो रही है। थोड़ा स्लो पेस पर हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत होल्ड कर पाए और अगले कुछ सालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपको इसका रियल बेनिफिट शायद मिल पाएगा। सत्येंद्र बाघेल साहब हैं, कॉल कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। ओके। मैं 1.5 CR में अराउंड 3 BHK गुड़गांव में देख रहा हूँ, तो कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मेरे को सर्च करना चाहिए?
ठीक है जी। 3 BHK आपने कहा, राइट? या करेक्ट। ठीक है, 1.5 करोड़ में 3 BHK गुरुग्राम के किस हिस्से में इन्हें मिल पाएगा आशीष जी? विपिन जी, गुड़गांव में मेरे ख्याल से प्राइस एस्केलेशन पिछले 6-8 महीने में सबसे स्टीपेस्ट है। अभी 1.5 करोड़ के इन्होंने, मतलब गुड़गांव 3-4 जोन में बटा हुआ है, तो ऐसे 1.5 करोड़ का बजट लेके जाएंगे तो ऑप्शन इनको द्वारका एक्सप्रेसवे में भी थोड़े बहुत ऑप्शन मिलेंगे। 3 BHK साइज छोटा होगा, 1300-1400 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, जैसे हीरो ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, उसमें शायद मिले, बट प्राइमरी में कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर M3M ने अभी साउथ सदर्न पेरिफेरल रोड बोलते हैं, उसके कॉर्नर में थोड़ा आगे की तरफ एक प्रॉपर्टी लॉन्च करी है, वहां भी 1.5 में इनको एक फ्लोर मिल सकती है। ओके, 1.5 में न्यू गुड़गांव में इनको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। फिर सोना रोड एक और नया मार्केट उभर के आया है गुड़गांव में, उस तरफ में इनको कुछ अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं जो 1 करोड़ के आसपास है। बट अगर आप कहेंगे कि गुड़गांव MG रोड और एक्सटेंशन रोड, इधर इस बजट में कुछ नहीं मिलता है, और कुछ पुरानी सोसाइटीज में भी फ्लोर्स, गुड़गांव में क्या है, मल्टी स्टोरी एक कॉन्सेप्ट है और दूसरा फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो फ्लोर्स में थोड़ा बजट कम में मिल जाती चीजें। लेकिन जो हॉटेस्ट मार्केट्स हैं गुड़गांव की, द्वारका एक्सप्रेसवे, MG रोड और गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड, इस पे ये बजट कम पड़ जाता है। फिर भी कुछ इक्का दुक्का ऑप्शंस आपको मिल सकेंगे, मतलब जो 1.2 था वो 1.5 है विद इन लास्ट 3-4 मंथ्स। दिस इज, हाँ जी, ये बात तो सही है कि बहुत तेज प्राइसेस बढ़े हैं गुड़गांव के अंदर। इस पे कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या गुड़गांव के अंदर आग लग गई, प्रॉपर्टीज बिक रही हैं लेकिन बहुत तेजी से। अब उससे भी एक और कठिन सवाल आ गया जो कि ईमेल का, ये तो मैं आपको सीधे बताता हूँ। शशि रंजन सिंह दिल्ली, इनको भी सुझाव चाहिए गुड़गांव के लिए ही, हालांकि ऑब्लिक में इन्होंने NCR लिख दिया है, बट मेजरली इनका सवाल गुड़गांव के लिए ही है। अब ये 2 BHK चाहते हैं, वो भी रेडी पोजीशन, और जो बजट है वो 70 से 80 लाख का है। देखिए विपिन जी, गुड़गांव में एक स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ओके, तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जब गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी तो उसमें डेवलपर्स को कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे, टैक्सेशन और FSI के। उनमें लेकिन ये रहा था कि आप एक 2 बेडरूम हाउस 25-26 लाख से ऊपर नहीं बना, मतलब एरिया भी डिफाइंड था, कॉस्ट भी डिफाइंड था, सब कुछ। और उस पॉलिसी को बहुत डेवलपर्स ने यूज किया है अक्रॉस गुड़गांव, और कई प्रोजेक्ट्स। एंड आप सरप्राइज्ड होंगे जब मैं आज गुड़गांव जाता हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं तो मैं रेगुलरली जाता हूँ वहां पे, वो 25 लाख की चीज आज 60 लाख में है। क्यों? क्योंकि गांव में आप 1 करोड़ का बजट लेके जाओगे, आपके लिए कुछ नहीं है। तो अगर आपका 1 करोड़ फिक्स बजट है या उससे कम ही बजट है तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग के जब प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसी किसी सोसाइटी में आओगे, आपको 20 लाख की गाड़ियां वहां पार्क दिखेंगी। क्योंकि जो बायर है उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो ये सप्लाई डिमांड का गेम है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी आज भी है, लेकिन मेरे आई थिंक आप जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं सर, ये हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जिसकी हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब बात यह आ जाती है कि पॉलिसी आज भी है, थोड़ा बहुत उसका रेट रिवाइज हुआ है, पर मेरे ख्याल से अब डेवलपर्स उस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली। तो अभी भी अफोर्डेबल के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो एक सर्टेन प्राइस में अवेलेबल हैं, 30 लाख या कुछ, तो या तो ये उन प्रोजेक्ट्स में जाए जो नए हैं और कुछ टाइम में डिलीवर हो जाएंगे। पर मैंने जो सुना है रिसेंटली कि डेवलपर्स को अब दिक्कत आ रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल, वो उनमें गैप बहुत कम रह गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा है ना, इससे ऊपर आप कॉस्ट ऑफ नहीं ले जा सकते। और जो सेकेंडरी में अवेलेबल है वो उस प्राइस से ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि मेरे को आज ही चाहिए और रेडी प्रोडक्ट चाहिए, और गुड़गांव में 60-70 लाख में कुछ नहीं मिलता। लेकिन आपने जो ऑप्शन बताया ये बढ़िया ऑप्शन है कि अगर कुछ आप देख रहे हैं तो उस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत, इसका काफी चर्चा भी हुआ था एक बार जब ये आई थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, और आप जैसा कह रहे हैं आशीष जी के वहां दाम दुगने हो चुके हैं जितनी उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी। तो किसी नए प्रोजेक्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन रेडी माफ कीजिए सेकंड सेल्स में भी मिल जाता है तो आपके बजट में तो आ जाएगा, और रहन सहन में आपको कोई ऐसा अंतर नहीं लगेगा कि कोई अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है या कोई इंफीरियर प्रोजेक्ट है। जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है, तो एक बार ट्राई जरूर कीजिए।